हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लेट्स बिकम टीचर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं TSSB के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि शिफ्ट वाइज होने वाली है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे 2024 के किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जनरल पेपर में आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल पेपर में, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल, वोकैबुलरी और ग्रामर बेस्ड, और जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी पे। आइए मूव करते हैं हमारी क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज़ नो एरर। तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें हमें पता लगाना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस इज द कंट्री एक्सपेक्ट अस टू डू आवर ड्यूटी, और लास्ट है नो एरर। अगर इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी पार्ट में अगर एरर है तो वो हमें बताना है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो वी विल सेलेक्ट नो एरर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एक्सपेक्ट अस टू। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये जो वर्ब है वो यूज़ हो रही है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द कंट्री। तो कंट्री क्या है? सिंगुलर। और हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट अस होगा, एक्सपेक्ट अस ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सपेक्ट्स अस। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। अब हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें एक ऑप्शन बताना है कि जो कि सही लिखा हुआ है। तो हम अपने एंड से पहले एम्बेसडर की स्पेलिंग लिखेंगे कि क्या होती है। तो एम्बेसडर की स्पेलिंग होगी AMBASSADOR। तो हमारी स्पेलिंग से मैच करती हुई यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग दिख रही है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमें सेंटेंस गिवन है, इसमें जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको सही करके हमें लिखना है कि इसकी जगह क्या यूज़ होगा। तो सेंटेंस क्या है? द टीचर एग्री टू ऑल द क्वेश्चंस। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हमें क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमें क्या बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ होती है? दैट इज़ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे एग्री की जगह क्या आएगा? एग्रीड। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। PQRS के फॉर्म में हमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये वाले क्वेश्चन हम दो तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट PQRS में सेंटेंस फॉर्म कर लें, या फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट करना पसंद करेंगे, जिससे कि अगर जो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं PQRS से सिलेक्ट करके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए पड़ता है? सब्जेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे चारों जो सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स दिए हुए हैं इसमें सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? तो इन स्कूल्स नहीं, अदर एक्टिविटीज़ ये भी नहीं,
टेक प्रेसिडेंस ओवर एकेडमिक सब्जेक्ट, तो इसमें हम चूज करेंगे एकेडमिक सब्जेक्ट्स। academic subjects take precedence over other activities in school। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, SRQP। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब फिर से हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है कि हमें इन सेंटेंस के फ्रेगमेंट को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए अब हम करेंगे ऑप्शन वाइज। तो ऑप्शन वाइज देखने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? SPQR। तो एस सबसे पहले क्या आएगा? एस, शी हैड। ओके, शी हैड। उसके बाद क्या है? पी मतलब हाई फीवर। ओके, शी हैड हाई फीवर एंड उसके बाद क्या है? क्यू, ऑन द बेड। तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा ऑन द बेड, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, SP के बाद R, एंड के बाद क्या आएगा? शी लेड मोशनलेस। शी लेड मोशनलेस। और लास्ट पार्ट हमारा क्या है? क्यू, दैट इज ऑन द बेड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज SPRQ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्सिट्यूट द गिवन सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें बताना है कि वन वर्ड सब्सिट्यूशन क्या होगा। तो एक ऐसा पर्सन जो कि बेचता है और अरेंज करता है कटे हुए फ्लावर्स को, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? क्या फ्लोरिस्ट कहेंगे, पेट्रोलॉजी कहेंगे, स्कल्पचर कहेंगे, या फिर जूलॉजी कहेंगे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट वह पर्सन होता है जो कि फूलों को अरेंज करता है या फिर फूलों को बेचता है। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टोन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, जो स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। स्कल्पचर होती है हमारी मूर्ति कला। और जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब हमें ऐसा शब्द बताना है जो कि इस शब्द के ऑपोजिट हो। तो किसी भी शब्द का एंटोनिम, विलोम शब्द या फिर सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताने के लिए हमें उस शब्द का करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉर्टेसी का मतलब क्या होता है? शिष्ट व्यवहार। कॉर्टेसी का मतलब शिष्ट व्यवहार। तो शिष्ट व्यवहार से रिलेटेड मिलता जुलता हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्या वो प्रेज होगा, क्या डिस्कॉर्ड होगा, ऑब्स्टिकल होगा, या एक्सपेंड होगा? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर A, दैट इज प्रेज। तो प्रेज करना क्या होता है? किसी की तारीफ करना। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्यों होगा? कॉर्टेसी माने होता है शिष्ट व्यवहार, अच्छे तरीके से व्यवहार करना। ऑप्शन A का क्या मतलब होगा? प्रेस, किसी की तारीफ करना। और डिस्कॉर्ड मतलब किसी की अवमानना करना। या फिर एक्सपेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना। और ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा बनना या किसी चीज़ में रोड़ा बनना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर C। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें 4 ऑप्शंस में से सही स्पेलिंग बतानी है कि ठीक कौन सी होगी। तो इसमें बेनिफिशियल की स्पेलिंग लिखी, तो हम इसको सबसे पहले अपनी तरफ से लिख के देखेंगे कि बेनिफिशियल की स्पेलिंग क्या होती है। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम
जो जानते हैं उसको हम पहले अपना नोट डाउन करें कि क्या हमें सही स्पेलिंग पता है। तो बेनिफिशियल, तो हमारे अकॉर्डिंग बेनिफिशियल की स्पेलिंग होती है ये। अब हमारे ऑप्शन से मिलता जुलता कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase। तो इसमें यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक ईडियम दिया हुआ है या फ्रेज, इसका हमें बताना है कि मीनिंग क्या होगा। लाइफ एंड सोल, लाइफ एंड सोल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में जी जान डाल देना, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। तो इससे मिलता जुलता वर्ड हमें क्या मिलेगा? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्ति से भरपूर। मेन सपोर्ट, मेन सपोर्ट तो हमें पता ही है। और ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े लोग। और ऑल ओवर, तो ऑल ओवर का मतलब क्या होगा? पूरा। तो इसमें हमारा क्या होगा? लाइफ एंड सोल डाल देना किसी भी चीज़ में, इसका सही मतलब हो जाएगा मेन सपोर्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, जो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता दिखता है हमें लाइफ एंड सोल से। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब हमें जो शब्द दिया हुआ है इसका ऑपोजिट वर्ड हमें बताना है, दैट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, तो जो कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। तो आध्यात्मिक के ऑपोजिट कौन सा होगा? जो कि आध्यात्म से ना जुड़ा हो के किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हो जो कि विजिबल है, फिजिकली प्रेजेंट है। फिजिकली प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा? कार्नल होगा? नहीं होगा। अर्थली भी नहीं होगा। लीगल, लीगल भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा बॉडीली, जो कि सामने रूप से उपस्थित है या कि शारीरिक है। तो इसका करेक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बॉडीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सेंटेंस में जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? इट डज नॉट टेक मच टू मेक हर एंग्री। तो मच टू मेक हर एंग्री, इसमें जो मेक है इसका हमें करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा? मेड आएगा, मेक्स आएगा, मेकिंग आएगा, या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर हम इसको करेक्ट लिखें तो इट डज नॉट टेक मच टू मेक हर एंग्री। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम इसमें ना तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और इट डज नॉट मच, मच आ गया है, इसका मतलब हमारी ये जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी यूज़ होगी? वो होगी सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब हमारी क्या होगी? मेक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative। तो हमारा सेंटेंस क्या है? I congratulated him ब्लैंक हिज प्रमोशन। तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, किसके लिए किया? उसके प्रमोशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ड्यू टू, उसके प्रमोशन की वजह से नहीं, उसके प्रमोशन के लिए। हाँ ये हो सकता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ था, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ऑन, तो हमें पता है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो होता है ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Question number 30. In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase।
फिर से हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ईडियम और फ्रेज़ का एग्जैक्ट मीनिंग बताना है या फिर मिलता जुलता मीनिंग बताना है जो उससे मेल खाए। तो हमारा ईडियम क्या है? हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है? किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना या फिर किसी के प्यार में पागल होना। तो इस तरीके का जो हमें सेंटेंस ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा है? इन लव विथ। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें हमें ब्लैंक फिल करना है कि इस सेंटेंस में क्या आएगा। फ्लावर्स ब्लैंक द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग। जो फ्लावर्स हैं वो हमारे आसपास की जो ब्यूटी होते हैं उसको क्या करते हैं? इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, मतलब उसको सुधारते हैं, एम्बेलिश करते हैं। उसमें एम्बेलिशमेंट का मतलब सजावट, तो क्या सजावट करते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? फ्लावर्स द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे चारों ओर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, दैट इज इन्हेंस करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। तो हमारे सामने एक सेंटेंस गिवन है, इसमें हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो एवरीबडी एडमिटेड दैट शी हैज़ डूइंग हर बेस्ट, नो एरर। तो हर किसी ने एडमिट किया। तो हमें पता है कि एवरीबडी एडमिटेड, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो दैट शी हैज़ डूइंग हर, सबको पता था कि वह सही कर रही है, नहीं, डूइंग हर बेस्ट नहीं होगा, इसकी जगह पे आएगा शी हैज़ डन हर बेस्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? एवरीबडी एडमिटेड दैट शी हैज़ डन हर बेस्ट। तो ये हमारा जो जिस पार्ट में एरर है वो हो जाएगा पार्ट सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही वीडियोस मैं डेली लेकर आती रहूँगी जिससे कि आपको शिक्षक बनने में हेल्प हो और DSSB 2024 में आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो। थैंक यू सो मच।